चलिए, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं वैभव सिंह चौहान स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस खजाना पर। और सिंधु सभ्यता का पार्ट 2 है, ये जो वीडियो है यहाँ पर ख़त्म भी हो जाएगा। मैं इसमें है पहला में मैंने बता दिया था कि कैसे उसका खोज हुआ था, है ना, ये सब बता दिया था। तो और उसके बारे में उसका विशेषता बताया था, है ना, उद्भव बताया था, नामकरण बताया था, है ना, काल बताया था। यहाँ पर समझिए कि सबसे इसके बारे में जान लीजिए कि मैप बनाते हैं ना। मैं आप सबको बताता हूँ कि मैप में थोड़ा मैं डल हूँ, मैप बना नहीं पाता हूँ, इसलिए डायरेक्ट ऐसे कर दिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप लोग समझ लीजिए। अगर सिंधु घाटी की सबसे उत्तरी सीमा पूछेगा तो सीधा मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण पूछेगा तो दहिमाबाद महाराष्ट्र, पूर्व पूछेगा तो आलमगीर यूपी, और उत्तर में यूपी में आएगा तो पश्चिमी यूपी प्रदेश में आता है, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर आता है, पश्चिम में सुध कांगेंड और बलूचिस्तान में आता है। अब इसका जो पूरा आकार अगर कहेंगे तो त्रिभुजाकार आ जाएगा, मतलब इस टाइप का बनेगा ना, तो इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है, पूरा में त्रिभुजाकार, ठीक है ना, समझ लीजिए। आकार कैसा, सिंधु घाटी सभ्यता का पूछेगा कि इसका पूरा आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, ठीक है ना, मतलब 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में सिंधु घाटी सभ्यता। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दहिमाबाद, 10 से दक्षिण 10 से दहिमाबाद, है कि नहीं। और उत्तर में ऐसे याद रखिएगा जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर में है भारत में, है ना। पूरब में यूपी आलमगीरपुर, पूरब में पूर, आलमगीरपुर का पूर याद रखिएगा, पूर से पूरब और पूरब पूर आलमगीरपुर। पश्चिम में सूद कांगेड और बलूचिस्तान, पश्चिम में सूद कांगेड और, पश्चिम में सूरज जाकर सूद जाता है ना, पूरब में उगता है और पश्चिम में सूद जाता है, तो ये सूद कांगेड और बलूचिस्तान याद हो जाएगा। 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसका आकार है, आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। कैसा आकार है, त्रिभुजाकार है। और कल मैंने बताया था कि राजनीतिक आर्थिक जीवन सामाजिक जीवन ये सब के बारे में बताएंगे, तो वही आज बताएंगे। और उसके बाद ये भी जानेंगे कैसे पतन हुआ था, क्या हुआ था। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों बताए, लेकिन ये अभी तक नहीं बताए कि हड़प्पा का खोज किसने किया था, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, राखीगढ़ी का खोज किसने किया था, धौलावीरा का खोज किसने किया था, लोथल का खोज किसने किया था, ठीक है। या उन लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगा नदी के किनारे है ना। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी, इस टाइप से। तो ये सब बुक में दिया हुआ रहता है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा तो टाइम लगेगा, ठीक है, और आप सबको भी तो याद रखना है। मैं कोशिश करूंगा कम से कम जो खेतरी राजस्थान और बलूचिस्तान से ये सब सोना वाला जो है वो सब जरूर लिख दूं। और अगर आप लोग को चाहिए तो बोलिएगा, मैं उसका भी कर दूंगा, कमेंट कर लीजिएगा, मैं कर दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि नदियों के किनारे शहर सिंधु घाटी वाले, ठीक है, और किसका खोज किसने कब किया, ये पूरा चार्ट बनाकर दिया हुआ है। चाहे आप दृष्टि का बुक देख लीजिए, लुसेंट का देख लीजिए, कोई भी सब बुक निकालिए, चार्ट बनाकर दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लेंगे। सेम मैं भी वहाँ सेम ही उतारूंगा या बोर्ड पे, तो फिर मुझे लगता है आप लोग खुद से बेटर पढ़ लीजिएगा, है कि नहीं, समझ रहे। नदियों के किनारे बसे जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हो गए, और वो खोज किसने किया था और कब किया था, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए, जैसा कि मैंने आप सबको बताया, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, ठीक है, ये दोनों सामाजिक और राजनीतिक जीवन ये मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद धार्मिक पढ़ेंगे, आर्थिक जो था वो लोग का क्रियाकलाप वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद पतन का कारण, नदी किनारे जो शहर है, लोथल भगवा ये सब बताया मैंने, हड़प्पा रावी ये सब करके, तो वो सब आप लोग याद रख लीजिएगा। और इसका खोज किसने किया, जैसे हड़प्पा का दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो का राखालदास बनर्जी, इस टाइप का रघुनाथ राव जो ये सब का किए थे, और कि कब, वो सब बुक में चार्ट बना हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। डिजिटल बोर्ड आता तो अच्छे से दिखाता, स्लाइड करता दिखाता, ठीक है। क्योंकि मैंने आप सबको बोल रखा है कि कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट और अच्छा कंटेंट, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट रखा है मैंने मातृशतात्मक। क्या, मातृशतात्मक, मतलब कि इससे सीधा सीधा बात स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कर लीजिए, इसको सेम ही बात है,
है ना। सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक थी, मतलब माता स्त्री को ज्यादा वैल्यू दिया जाता था। ठीक है, जैसे बोलते जैसे धरती को उर्वरता की देवी कहते थे, है ना। ये सब एक नर्तकी की मूर्ति मिलता है, तो ये सब याद रखिएगा। मातृ मतलब माता को पूजने का, है ना, मातृसत्तात्मक। आज भी हम लोग बोलते हैं जय माँ भवानी, है ना, ये सब करके जय माता रानी, जय महारानी, ये सब। तो याद रखिए मातृसत्तात्मक। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो कि नगरीय सभ्यता थी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी, वो मातृसत्तात्मक सभ्यता ही थी सिंधु घाटी सभ्यता। सेकेंड पॉइंट क्या था कि वणिक समुदाय होता था एक, उसके द्वारा शासन चलाया जाता था। क्योंकि शासन चलाने के लिए राजनीतिक जीवन के बारे में स्पष्ट नहीं है, इतिहासकारों में विभेद है। किस चीज के लिए? राजनीतिक में। सामाजिक तो हम लोग पढ़ लिए कि समाज कैसे थी, मातृसत्तात्मक। ये पॉइंट जो है राजनीतिक के अंदर आ जाता है। तो राजनीतिक जीवन में स्पष्ट नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये माना जाता है कि वणिक समुदाय द्वारा ही शासन चलाया जाता था। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि या दाह संस्कार। आज भी हम लोग दाह संस्कार करते हैं, है ना। पूर्ण समाधि लेता है लोग या आंशिक समाधि। समाधि का मतलब समझते ही है, तो बस पूर्ण और आंशिक का मतलब लोगों को पता है। पूर्ण का मतलब पूरा, आंशिक का मतलब कम, है कि नहीं। तो और दाह संस्कार, ये जो तीनों हैं, 1 है ना, 2 और 3, तीनों प्रथाएं प्रचलित थी हड़प्पा सभ्यता में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में, सिंधु सरस्वती सभ्यता में। मैंने 3-4 सभ्यता नाम लिया, लेकिन सबको एक ही बोलते हैं, है ना। प्रवासी समझ लीजिए सीधा सीधा, मैंने बताया था नामकरण के बारे में, तो वही बोल रहा हूँ। अगला पॉइंट है कि लोथल और कालीबंगा से युग्मित संविधान मिला है। क्या मिला है? युग्मित संविधान। मतलब कि पुरुषों के युग्मित, युग्मित का मतलब होता है युग्म में। ठीक है, युग्मित का मतलब होता है युग्म में। युग्म में मतलब क्या होता है? जोड़े में। युग्म का मतलब जोड़ा, मतलब जोड़े में मिला। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा, मतलब जोड़े में मिला है। तो इससे यह पता चलता है कि सती प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा सभ्यता में। क्या था? सती प्रथा का प्रचलन। लेकिन एक टाइप से ये बहुत बड़ा कुरीति था, बहुत बड़ा कुरीति बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर हस्बैंड का मृत्यु हो जाता था, पति की मृत्यु हो जाती थी, तो पत्नी को जिंदा, है कि नहीं, या तो दफनाया जाता था, ये देखिए समाधि में लिया गया जाता था, उनका दाह संस्कार किया जाता था। सती प्रथा ही होता था ना। लेकिन जब वाइफ लोग मरे तो हस्बैंड के साथ ऐसा नहीं था, तो ये तो कुरीति था ना जी, इसलिए समझना जरूरी है। तो ये हो गया सामाजिक और राजनीतिक जीवन क्या है, कैसा समाज था। तो मातृसत्तात्मक, यानी कि देवियों को पूजने की विधि थी, है ना। सामाजिक जो था, वणिक समुदाय द्वारा शासन। स्पष्ट नहीं कि शासन कौन चलाता था, मतलब राजनीतिक जीवन के बारे में विभेद है इतिहासकारों में, इसलिए कहीं हद तक, कुछ हद तक माना गया है। फिर भी संभवतः भी कह सकते हैं आप लोग वणिक समुदाय द्वारा, संभवतः, इसका मतलब आप लोग समझते हैं, मतलब कि संभावना है। संभवतः का मतलब होता है कि संभावना है कि वणिक समुदाय द्वारा ही शासन चलाया जाता था। अगला पॉइंट है कि पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि या दाह संस्कार। ठीक है, ये तीनों विधियां प्रचलित थी अंतिम संस्कार का। और लोथल तथा कालीबंगा से युग्मित संविधान मिलता है, इससे पता चलता है कि सती प्रथा का भी प्रचलन था। तो हम लोग सामाजिक और राजनीतिक जीवन देख लिए। देखिए जो 3 पॉइंट में 4 पॉइंट लिखा है, आप लोग सोच रहे 4 ही पॉइंट, ये चारों इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसे सिर्फ वही लाइन को ला रहा हूँ जो एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। टोटल लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा हमारे वीडियो में। उसके बाद देखिएगा कि क्वेश्चन सामने, फिर जब क्वेश्चन आएगा, जब एग्जाम होगा, उसके बाद मैं लेके आऊँगा क्वेश्चन पेपर आप सबके सामने और देखूंगा कि मैंने जो पढ़ाया है वो आया या नहीं आया, और आया तो कितना आया, है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे धार्मिक जीवन में, फिर आर्थिक में। ठीक है, चलिए धार्मिक मान्यताएं, मैंने बोला था पढ़ने को, धार्मिक मान्यताएं, लिपि, मुहर, मृण मूर्तियां। धार्मिक मान्यताएं मतलब क्या था, चलते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट न करो, सीधे पॉइंट के बाद पे। पहला, धरती उर्वरता की देवी, मतलब धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। क्यों मानते थे? धरती को उर्वरता की देवी माना जाता था। क्यों माना जाता था? क्योंकि
एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकला हुआ मूर्ति लोग को मिला था, उसकी वहाँ से मिली है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि स्त्री के गर्भ से पौधा निकलना, धरती माता के गर्भ से पौधा, हम सब इनके संतान है धरती माता की, है ना। और वृक्ष हमारे बड़े भाई हैं, लौकुश कांड में सुना होगा आपने, ठीक है। तो वही, तो इसका मतलब ये होता है कि धरती को उर्वरता की देवी मानते थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि वृक्ष की भी पूजा करते थे, अभी मैंने बोला, और पशु की भी पूजा करते थे। वृक्ष की भी पूजा करते थे और पशु की भी पूजा करते थे, जिसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रसिद्ध कुब्बड़ वाला सांड था, जिसको हम लोग नंदी बोलते हैं। अभी भी देखिएगा कुब्बड़ वाले सांड लेकर कुछ लोग आते हैं, उनको, है ना, दान दक्षिणा मिलते रहता है। चलिए, और ये क्या बनाया हुआ है मैंने, ये बनाया है स्वस्तिक चिन्ह। क्या बोलते हैं? स्वास्तिक चिन्ह। क्या बोला जाता है? स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह जो होता है उसको बोला गया कि हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की देन है। और पशुपतिनाथ जो है, भगवान पशुपतिनाथ जो है, उनके चारों तरफ हाथी, गेंडा, घोड़ा, गेंडा, भैंसा और व्याघ्र, घोड़ा नहीं, ठीक है। कौन कौन? आराम से लिख देता हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ। हाथी, ठीक है, गेंडा, भैंसा, ऐसे था ना, और व्याघ्र। व्याघ्र का मतलब होता है बाघ। बाघ का संस्कृत होता है व्याघ्र। बाघ का संस्कृत वर्ग व्याघ्र होता है। और सबसे आखिरी पॉइंट है धार्मिक मान्यता में कि लोथल एवं कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। क्या मिली है? अग्नि वेदिकाएं मिली है, मतलब जिसमें अग्नि प्रज्वलित किया जाता था वो सब। तो इससे पता चलता है कि धार्मिक मान्यता क्या क्या है। तो मूर्ति मिली है, गर्भ, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ, मतलब कि धरती को उर्वरता की देवी मानते हैं। वृक्ष पूजा तथा पशु पूजा की जाती थी। और उसी धार्मिक मान्यता से पता चला है कि स्वास्तिक चिन्ह जो है वो हड़प्पा सभ्यता की ही देन है, सिंधु सभ्यता की ही देन है। और भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलती है, जिनको मानते हैं ये लोग। उनके चारों तरफ हाथी, गेंडा, भैंसा, व्याघ्र यानी कि बाघ हैं। और लोथल एवं कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं मिली हुई हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लिपि, मुहर और मृण मूर्तियां। लिपि, मुहर और मृण मूर्तियां। तो लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक। भाव ब्रैकेट में डाल दिया है, अभी भाव में लगे सिर्फ चित्रात्मक रहेगा। तो अगर ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए मेंस में भाव ये सब लगा कर चित्रात्मक 2-3 को दे दिया, तो जिस ऑप्शन में भाव चित्रात्मक होगा वही 100% करेक्ट आंसर होगा। आंसर टिक करना कि सिंधु हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। और एक शैली है जिसको बोलते हैं बूस्ट्रोफेडन शैली। आप लोग कहिएगा कि नाम नहीं सुने हैं भैया। बूस्ट्रोफेडन शैली क्या होता है गुरुजी? ये कौन सा शैली है हड़प्पा में? ये तो पता ही नहीं चल रहा है। तो बूस्ट्रोफेडन शैली वो कहते हैं कि लिखावट होता था, पहला लाइन हम लोग लिख रहे हैं दाहिने से बाएं, ठीक है। इधर एरो कर दे तो समझ लीजिए कि दाहिने से बाएं लिख रहे हैं, ऐसे करके कर दे चलिए, और इजी से समझने के लिए, है ना। लेकिन कोई भी अभिलेख लिखा जाता था तो दाएं से बाएं लिखा जाता। हम लोग क्या लिख रहे हैं? बाएं से दाएं लिखते हैं, ठीक है। फिर बाएं से दाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर बाएं से दाएं। लेकिन यहाँ क्या होता था कि दाएं से बाएं लिखा जाता था। जब अभिलेख लिखा जाता था हड़प्पा सभ्यता में तो दाएं से बाएं। लेकिन अगर पंक्ति एक से अधिक हो तो दूसरी पंक्ति में हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड लाइन में बाएं से दाएं जाते थे हड़प्पा में, ठीक है। चले गए, फिर तीसरी पंक्ति हो गया, फिर आ जाइए, फिर दाहिने से बाएं आया ना। फिर चौथा पंक्ति हुआ तो फिर बाएं से दाएं में आ जाइए। समझ में आया? इसी को बोलते हैं बूस्ट्रोफेडन शैली। इसी को बोला जाता है बूस्ट्रोफेडन शैली। समझ में आया? जो कि हड़प्पा सभ्यता में चलती थी बूस्ट्रोफेडन शैली। क्या था? जब अभिलेख लिखे जाते थे तो लिखने का क्रम जो था दाहिने से बाएं था, राइट टू लेफ्ट था, नो कि लेफ्ट टू राइट। लेकिन अगर लाइन यानी कि पंक्ति एक से अधिक हो तो दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं। जो बोलते हैं ना फौज में लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, लेकिन यहाँ याद रखना आपको राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। हड़प्पा सभ्यता में कैसे लिखी जाती थी? तो राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट।
मतलब कि दाहिने से बाएं, सेकंड पंक्ति में बाएं से दाएं, फिर थर्ड पंक्ति में दाएं से बाएं, फिर चौथी पंक्ति में बाएं से दाएं। अच्छा, मोहरों की बात किया जाए तो वर्गाकार होते थे मुख्यतः, मान लीजिए कि वर्गाकार होते थे और सेल खड़ी के बने होते थे। किसके बने होते थे? सेल खड़ी के। ठीक है, मोहरे कैसे होते थे? मुख्यतः समझिए, मुख्य रूप से वर्गाकार होते थे ज्यादातर और सेल खड़ी के बने होते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जिसमें जो मुहर बने होते थे, याद रखिएगा तीसरा पॉइंट मुहर में ही, मुहर में पहला हो कि वर्गाकार था, किस चीज का मतलब कैसा, किस आकार का मुहरे रहते थे तो वर्गाकार। सेकेंड क्वेश्चन, किस चीज के बने होते थे तो सेल खड़ी के बने होते थे। थर्ड क्वेश्चन, सर्वाधिक संख्या में उस पर मतलब मोहरे में होता क्या था तो मोहरे में एक श्रृंगी पशु, एक श्रृंगी पशु सर्वाधिक संख्या में मोहरों में दर्शाए गए हैं, एक श्रृंगी पशु। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है जी। मोहरे कैसी होती थी? वर्गाकार। किस चीज की बनी होती थी? सेल खड़ी। और सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु। ठीक है, अब याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो से एक कांस्य से निर्मित नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, नर्तकी इसका समझ लीजिए, सिर्फ समझने के लिए लिख दिया है कि मोहनजोदड़ो से कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। और उसके बाद टेराकोटा, किसको बोलते थे टेराकोटा? तो आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं जो होती हैं, आग में पका हुआ मिट्टी की मूर्तिकाएं यानी मूर्ति जो हुआ करती थी उसी को टेराकोटा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? टेराकोटा। टेराकोटा, आग में पक के कोटा हो गया तो टेराकोटा। और याद रखिएगा कि मानव मूर्ति में अगर मिला गया तो सर्वाधिक संख्या में स्त्री की मूर्तिकाएं मिली है। याद रखिएगा, एक और चीज आपको हमको बताना है, मानव मूर्तियों में सर्वाधिक, और पशुओं में बताया, पशुओं की मूर्ति में सर्वाधिक एक कुबड़ वाला साढ़, जो बोले कुबड़ वाला साढ़ मिलेगा। मोहर पर तो एक श्रृंगी पशु है ही, लेकिन अगर मानव मूर्ति में बोला जाए तो सर्वाधिक संख्या में स्त्री की मूर्ति मिली है। मतलब कि साफ प्रूफ होता है यहाँ पर मेरा थ्योरम वो वाला जिसमें मैंने बताया था कि हड़प्पा समाज जो है मातृसत्तात्मक समाज थी। राइट, उसका दो उदाहरण हम दे रहे हैं, समझ जाइएगा। स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ, मतलब धरती की उर्वरता की देवी मानते थे, तो यहाँ भी प्रूफ हो गया कि धरती की देवी तो माता की पूजा है ना। फिर यहाँ पे आ जाइए कि मानव मूर्ति में सर्वाधिक संख्या में स्त्री की मूर्तिकाएं मिली है, मतलब मातृसत्तात्मक है। हड़प्पा सभ्यता जो है मातृसत्तात्मक है। इतना हो गया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगा वीडियो, और पसंद आया तो बस दोस्तों तक शेयर करते रहिए। लेकिन इसके बाद हम लोग आर्थिक भी पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए, कृषि जो है, डायरेक्ट टाइम वेस्ट नहीं करते हुए पॉइंट पे आते हैं कि कृषि जो है संगठित रूप से की जाती थी, मतलब कि अधिशेष रूप से की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में कृषि जो है संगठित रूप से की जाती थी, मतलब कि अधिशेष रूप से की जाती थी। इसमें गेहूं, जौ, कपास ये सब मुख्य फसल थे। ठीक है, उसके बाद देखिए कि कालीबंगा दिया हुआ है। कालीबंगा में कहा कि जूते हुए खेत और हल की प्रकृति के साक्ष्य मिले कालीबंगा से। ये आर्थिक क्रियाकलाप है जिसमें कृषि भी आप कह सकते हैं या व्यवसाय कह सकते हैं। आर्थिक रूप हम लोग, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक हो गया, आर्थिक है। इसके बाद मैं पतन के बारे में बताऊंगा कि इतिहासकार क्या क्या कहते हैं, कौन सा इतिहासकार पतन के बारे में हड़प्पा सभ्यता का क्या कहता है। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा आपका खत्म हो जाएगा। तो फिर तीसरा पॉइंट है कि सबसे पहले कपास पैदा क्या करने का, तो कपास पैदा करने का श्रेय जो है हड़प्पा सभ्यता को जाता है। हड़प्पा सभ्यता को जाता है, हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है, थोड़ा सा इंक अभी खत्म हुआ है, ध्यान से पढ़ने का चीज है। कपास, सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय किसको जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता। सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय किसको जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता। अब आइए, कहता है कि लोथल और रंगपुर से धान की भूसी मिली है। लोथल और रंगपुर से क्या मिली है, धान की भूसी। यहाँ पे ये क्या हुआ, इसका मतलब ही लोथल ही हुआ, इसका मतलब ही लोथल हुआ कि लोथल एवं चनहुदड़ों से, लोथल एवं चनहुदड़ों से
मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। कि क्या बनाने का? मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है लोथल एवं चंद्रपुर से। ठीक है, अगला पॉइंट है वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब कि अभी भी सुनते होंगे गांव देहात में या कहीं भी कि काम के दुकानदार से बोलेगा कि सुनिए ना काम कर रही है, मेरे घर में गेहूं है चावल नहीं है, तो दोनों का रेट तो सेम है, तो 1 किलो गेहूं दे देंगे तो 1 किलो चावल दे दीजिएगा। यही वस्तु विनिमय मतलब आदान प्रदान। हम आपको गेहूं दिए, आप हमको चावल दिए, या हम आपको चावल दिए, आप हमको गेहूं दिए। वस्तु विनिमय प्रणाली जो कि हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित थी। गाय, भैंस, बकरी, बैल, भेड़ ये सब पालते थे, लेकिन सबसे प्रमुख कौन था? कुब्बड़ वाला सांड। सबसे प्रसिद्ध कौन था? कुब्बड़ वाला सांड। कुब्बड़ वाला सांड। ठीक है, अंतिम है पॉइंट और इम्पोर्टेंट, लोथल से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? गोदीवाड़ा, जहां इन सबको रखा है। समझ गए? ये हो गया आपका आर्थिक क्रियाकलाप। कृषि जो है संगठित रूप से की जाती थी, जिसमें गेहूं जो कपास प्रमुख थे। कालीबंगा से जुता हुआ खेत, हल की प्रकृति प्राप्त होती है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय हड़प्पा सभ्यता को जाता है, यानी कि सिंधु सभ्यता को जाता है। लोथल एवं रंगपुर से धान की भूसी मिली हुई है। लोथल एवं चंद्रपुर में मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुए हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली उस समय चलती थी। गाय, भैंस, बकरी, बैल, भेड़ और खास करके सबसे प्रसिद्ध कुब्बड़ वाला सांड सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था, और लोथल से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। तो यहाँ तक आ गया आर्थिक क्रियाकलाप। टोटल पॉइंट जो है ऊपर से नीचे तक इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे दरोगा पीटी हो, मेंस हो, बीपीएससी पीटी हो, या कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, अगर हड़प्पा सभ्यता पूछता है तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन की ओर। पतन के बारे में क्या है, चलिए उसके बारे में जानेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। चलिए पार्ट 2 के अंत में देख लीजिए हड़प्पा, यहाँ पे लिख देता हूँ, हड़प्पा सभ्यता के पतन या सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। तो मैंने आप सबको पहले ही बता रखा था कि पतन में भी जिस तरह खोज में कार्यकाल में विभेद है, उसी तरह खोज में भी विभेद है। इतिहासकारों में उद्भव में विभेद है, उसी तरह पतन में भी विभेद है। कोई कहता है कि बाढ़ की वजह से पतन हो गया, बाढ़ की वजह से। कोई कहता है कि आर्यों का आक्रमण हो गया था। कोई कहता है जलवायु परिवर्तन हो गया था। कोई कहता है भूतात्विक परिवर्तन हो गया था। कोई कहा था कि महामारी जैसे कि कोरोना वायरस था, उस टाइप का महामारी जो है फैल गया था। कुछ कहता है कि अदृश्य गाज गिर गए थे। ठीक है, लेकिन सबसे सटीक क्या है? पहला वाला ये बाढ़, जिसमें मार्शल, जॉन मार्शल, मैके और एसआर राव, सर रंगनाथ राव, है ना, एसआर। तो ये सब जो है, ये तीनों का कहना था कि बाढ़, और भी इनके साथ कई इतिहास करते हैं, मुख्य रूप से याद रखना। देखिए जब बोलेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है, तो बाकी सब क्यों लिखवाए सर आप? बाकी सब इसलिए लिखवाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मेंस में फंसाने के लिए अगर आपसे पूछ देगा कि आरएल अस्टीन के मुताबिक, या पूछ देगा कि गार्डन चाइल्ड के मुताबिक हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो आपको बाढ़ याद रहेगा तो ये कैसे लिखिएगा? तो गार्डन चाइल्ड के मुताबिक पूछेगा तो आर्यों का आक्रमण, मार्टिमन व्हीलर से पूछेगा तो आर्यों का आक्रमण, और पिगट से पूछेगा तो आर्यों का आक्रमण। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता के 2 जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा है पिगट ने, मालूम है ना? तो इसीलिए बोल रखा है कि जो चार्ट में है वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अगला जलवायु परिवर्तन में कौन कौन है? आरएल अस्टीन, अमलानंद घोष, आरएल अस्टीन, अमलानंद घोष। भूतात्विक परिवर्तन में कौन कौन है? भूतात्विक परिवर्तन मतलब समझ रहे ना, भूकंप वाला, एमआर साहनी, जीएफ डेल्स, एचटी लैम्ब्रिक, एमआर साहनी, जीएफ डेल्स, एचटी लैम्ब्रिक। महामारी में है केयूआर कर्नेडी, इनका पूरा नाम है केयूआर कर्नेडी, और अदृश्य गाज में है एम दिमित्रियेव। एक बार फिर से देख लीजिए, बाढ़ कौन कौन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के बाढ़ से हुआ? तो जॉन मार्शल है, मैके हैं, एसआर राव हैं,
आर्यों का आक्रमण तो गार्डियन चाइल्ड है, मार्टिमर व्हीलर है, पिगट है, जिन्होंने हड़प्पा की 2 राजधानी का था, सिंधु सभ्यता की 2 जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिगट ने, याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन है तो आर.एल. स्टीन है, अमलानंद घोष है। भूतात्विक परिवर्तन है तो एम.आर. सहनी है, जी.एफ. डेल्स, एस.टी. लैम्ब्रिक। महामारी के.यू.आर. कनेडी, अदृश्य गाज एम. दिमित्रिएव। तो ये सब लिखवाने का ये रीजन है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन या सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, उसमें इतिहासकारों में विभेद है। मैंने पहले कहा था और मैंने पढ़ाया है, आप में दम है तो खुलकर दिखा। एक बार इस चार्ट को देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। और किताब से कौन सा चार्ट को देखना है, तो बुक से देखना है कि नदियों के किनारे भोगवा, लोथल, सिंधु, मोहनजोदड़ो, रावी, हड़प्पा, ये सब टाइप का, ठीक है ना। तो वैसे ही याद रखना है। और उसके साथ जो है हड़प्पा का खोज की राखलदास बनर्जी ने की, सॉरी हाँ ठीक है, दयाराम साहनी ने किया। मोहनजोदड़ो का राखलदास बनर्जी ने किया, है ना। रंगनाथ राव ने किसका किया, लोथल का किसने किया, धौलावीरा का किसने किया। तो ये सब आपको पढ़ने का आवश्यकता है, उसमें देख लीजिएगा। और व्यापारी जो है व्यापार वाला है, बस हो गया खत्म। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद। लेकिन अपने दोस्तों तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। धन्यवाद।